नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत रात की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय पटेल गिरफ्तार हो गई हैं। ईडी ने देर रात छापों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। ज्योतिप्रिय मलिक पर राशन घोटाले का आरोप लगा है। ऐसे में गंभीर साजिश का शिकार यहाँ पर उन्हें पाया गया। ईडी ने 17 घंटे तक सभी ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो कई ठिकानों पर छापेमारी, एक आध नहीं कई अलग अलग ठिकाने थे जहां पर छापेमारी की, और साथ ही 17 घंटे तक ये ठिकानों पर छापेमारी चली, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मैं गंभीर साजिश का शिकार हुआ हूं, ज्योतिप्रिय मलिक यहां पर बोलते हुए नजर आए। ये बयान ज्योतिप्रिय मलिक द्वारा दिया गया। मैं गंभीर साजिश का शिकार हूं। ज्योतिप्रिय मलिक पर आपको बताएं राशन घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। আলুদা কি বলবে? যারা ষড়যন্ত্র করে বিজেপি লোকেরা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম। तो मैं बड़ी साजिश का शिकार हूं, ज्योतिप्रिय मलिक बोलते हुए नजर आए हैं। ईडी ने 17 घंटे तक ठिकानों पर छापेमारी की है। मनोगिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। मनोगिया, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, ईडी ने रेड की थी और करीब 50 घंटे की जद्दोजहद के बाद और लगातार सवाल जवाब के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आरोप जरूर लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है कि ये सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार की पक्ष के तरफ से ये साजिश है बंगाल के नेताओं को परेशान करने के लिए, क्योंकि हाल ही में लगातार प्रदर्शन हुए थे जिसमें बंगाल तक प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो कई घंटों की पूछताछ के बाद है, और वो गिरफ्तारी कई आधार पर है जिनके कागजात ईडी के पास थे, और उसके बाद क्योंकि वो किसी भी तरह से कोरॉबोरेट नहीं हो रहे थे, उसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। बिल्कुल मनोगिया, और हमने देखा किस तरीके से ज्योतिप्रिय मलिक ये भी बोलते हुए नजर आए कि मैं गंभीर साजिश में का यहाँ पर शिकार हुआ हूँ। जी बिल्कुल, ये कोई भी अगर गिरफ्तार होगा तो यही बोलेगा, लेकिन ज्योतिप्रिय मलिक का ये दावा है कि उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है, और उनका आरोप है कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो इतने घंटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन है उसके आधार पर, कि जो पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है वो ठीक से नहीं किया गया था, उसके आधार पर शिकायतें हुई थी, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि वो बंगाल के मंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर और बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। बिल्कुल मनोगिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चुनावी मौसम में ईडी एक्शन में आ गई है। बंगाल से लेकर राजस्थान तक छापेमारी जारी है। राजस्थान में पेपर लीक घोटाले को लेकर छापेमारी की, साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए तलब किया। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में उबाल आ गया। जयपुर, सीकर, दौसा, राजस्थान की सियासत में सुबह की शुरुआत ईडी की छापेमारी से हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर जयपुर से सीकर और दौसा तक ईडी की टीम पहुंची। वजह बना राजस्थान का पेपर लीक घोटाला, लेकिन मौसम चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस नेताओं ने इस छापेमारी का सीधा कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है, और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। आज भी कह रहा हूँ, पेपर लीक के मामले में कांग्रेस बहुत सख्त है। इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा खोला। सीकर से लेकर जयपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर में सिविल लाइंस स्थित उनके घर के बाहर पहुंच गए। तमाम लोग जो हैं इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोका जाए। क्या विरोध है आप लोगों का? ईडी है, एजेंसी है, अपना काम कर रही है। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में
जो राजस्थान में कांग्रेस के प्रति माहौल बना है, आम जनता का जो रुझान बढ़ा है, उस रुझान को देखते हुए जिस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, ये तानाशाही की कार्रवाई है। ईडी के इस एक्शन के बीच ट्विस्ट तब आया जब सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए वैभव गहलोत को ईडी ने 27 अक्टूबर को तलब किया है। चुनावी मौसम में ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आया। वैभव गहलोत के खिलाफ बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत की थी। वैभव गहलोत पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, फर्जी कंपनी के जरिए निवेश का आरोप है, होटल बनाने के लिए मंजूरी में भी गड़बड़ी का आरोप है। कांग्रेस इस छापेमारी को चुनाव से जोड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि उसके नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। जवाब में बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी नहीं की तो वे डर क्यों रहे हैं। भर्ती की व्यवस्था पर से भी देश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है। इन सारे भ्रष्टाचार के बादशाह आप हो और आप ही के सरपरस्ती में राजस्थान भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। और आज अगर उन लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर कोई गलत नहीं है तो डर किस बात का, जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में ईडी का एक्शन तेज हुआ है। 26 सितंबर को ईडी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 14 अक्टूबर को कांग्रेस नेता दिनेश खुड़निया और अशोक जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। ये सारी छापेमारी पेपर लीक घोटाले में हो रही है, लेकिन माहौल चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस इसे चुनावी रंग दे रही है। वैसे पेपर लीक घोटाले में एक्शन को लेकर कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठते रहे हैं। जयपुर से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देश में विधानसभा चुनावों की जंग में एक नए मुद्दे की एंट्री हो गई। मुद्दा है राम मंदिर, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और मुहूर्त तय हो गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पीएम मोदी को समारोह में शामिल होने का न्योता दे दिया, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर एक ही पार्टी को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है। सरयू किनारे श्री राम की नगरी अयोध्या में करोड़ों आस्तिकों की अखंड आस्था ने मूर्त आकार लिया है। जिस आस्था के साकार रूप लेने का इंतजार असंख्य राम भक्त सदियों से कर रहे थे, अब वो अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आ गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम का धाम पूर्ण रूप ले रहा है। प्रतीक्षा का समय खत्म होने वाला है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त आ गया है। तारीख है 22 जनवरी 2024। जो आयोजन 22 तारीख को होना है, उसका मुहूर्त और उसके आयोजन का वक्त कितना निर्धारित है? लगभग 12 बजे के बाद होगा दोपहर को, इससे ज्यादा कुछ निर्धारित नहीं है। जो लोग आएंगे उनमें कौन कौन लोग शामिल है जिनको आमंत्रित किया जाए? नाम नहीं, हम 6000 नाम आपको क्या गिनाएंगे भाई, देश के ख्याति नाम लोग होंगे। कौशल्यानंदन के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इसे पीएम मोदी ने अपना सौभाग्य बताया है। करोड़ों सनातनियों के आस्था के केंद्र भगवान राम के भव्य मंदिर से पीएम का भावात्मक जुड़ाव रहा है। नौ सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। वो पीएम मोदी ही थे जिन्होंने 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया था। 25 मार्च 2020 को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया और खुदाई शुरू की।
20 अगस्त 2020 से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसमें भी पीएम मोदी शामिल होंगे। आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भगवान राम का जीवन जैसे विघ्न और बाधाओं से भरा है, वैसे ही कहानी राम मंदिर के निर्माण की भी है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार ये विवाद विपक्षी पार्टियों की ओर से शुरू किया गया है। विवाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पीएम मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। ये बात विपक्षी नेताओं को चुभ गई। अभी निमंत्रण देने की शुरुआत भर हुई और विपक्ष की तरफ से 100 सवाल खड़े हो गए। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? एक ऐतिहासिक क्षण है। लंबे संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। इस पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम नहीं करना चाहिए। बस उम्मीद यही है कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उन सबको भी निमंत्रण दिया जाएगा और शिवसेना का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है इस संघर्ष में। कभी धर्म को राजनीति से बाहर रखने की वकालत करने वाला विपक्ष आखिर आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का इंतजार क्यों कर रहा है? सवाल ये है कि आखिर विपक्ष को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम को न्योता दिए जाने पर आपत्ति क्यों है? क्या विपक्ष की इस आपत्ति का कोई चुनावी कनेक्शन है? इसे समझने के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। दरअसल अब राम मंदिर की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। राम रथ यात्रा से ही बीजेपी लोगों के बीच पहुंची थी। राम मंदिर के मुद्दे से ही बीजेपी 2 सीट से 303 सीट तक पहुंची। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी के नेता मंदिर वही बनाएंगे का संकल्प पूरा होने के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी, उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी 2024। अब बात करेंगे इजराइल हमास जंग की, जहां गाजा पट्टी पर जमीन के रास्ते बड़ा धावा बोलने का बड़ा प्लान सामने आया है। अमेरिका के कहने पर हालांकि इजराइल ने कुछ दिन के लिए इसे टाल दिया है, लेकिन उस हमले के रिहर्सल इजराइल ने 2 रात पहले ही कर ली, वो भी टैंकों के बेड़े के साथ। अब सवाल ये कि अमेरिका को ऐसा क्या डर सता रहा है और इजराइल अब करने क्या जा रहा है? गाजा में टैंकों का दस्ता लेकर क्यों घुसा इजराइल? क्या इजराइल ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की रिहर्सल कर ली है? क्या इजराइल इसी हफ्ते के आखिरी में गाजा पर धावा बोलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल, ऐसी तमाम अटकलें उठी हैं उत्तरी गाजा इलाके में रात के अंधेरे में। इजरायली डिफेंस फोर्स के इस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बॉर्डर पर रेतीली जमीन से टैंकों का दस्ता गुजरा और बॉर्डर पार करके टैंकों से गाजा की ओर गोले दागे। इजराइल का दावा है कि उसने अपने इस टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन में उत्तरी गाजा में हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि गाजा में दाखिल होने और बारूद बरसाने के बाद इजराइल के टैंकों का यह दस्ता रात को ही वापस लौट गया। मौजूदा जंग में इजराइल ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस ऑपरेशन में उसने हमास के आतंकी ठिकानों, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी टैंक मिसाइल दागने के लॉन्चर पोस्ट को तबाह कर दिया है।
मौजूदा जंग में इजराइल ने पहली बार टैंकों से गोले बरसाए हैं। अब तक वो अपने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी करता रहा है। इजराइल ने आधी रात को हुए इस एक्शन को जंग को अगले पड़ाव में ले जाने की तैयारियों का हिस्सा बताया है। इसका मतलब यह है कि बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होकर रहेगा। אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. אנחנו הרגנו עשרות רבות של מחבלים. इजराइल पिछले 20 दिन से गाजा पट्टी पर अपने फाइटर जेट से लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक इजराइल गाजा पर 12,000 टन बारूद बरसा चुका है। इससे गाजा में अब तक 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, 1,77,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को फिलिस्तीनी अथॉरिटी से जारी किए गए इन आंकड़ों पर शक है। What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. बाइडेन को गाजा में मौत के आंकड़ों पर शक है, लेकिन इजराइल की बमबारी से गाजा किसी मृत्युलोक सरीखा नजर आ रहा है, जहां हर तरफ तबाही ही तबाही है। हजारों टन बारूद ने इस शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। उसी गाजा से आई ये तस्वीर दुनिया को हिला देने वाली है। गाजा के लोग अपने बच्चों के हाथ में ब्रेसलेट बांध रहे हैं ताकि बमबारी में अगर मारे जाएं तो उनकी पहचान हो सके। उन्हें लावारिस लाश की तरह सामूहिक कब्रों में न दफनाया जाए। कलेजा चीर देने वाली ऐसी तस्वीरों के बीच खबर आई है कि अमेरिका ने इजराइल के कदम को फिलहाल रोक दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल से गाजा में फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू न करने को कहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों पर हमले बढ़ने का डर सता रहा है। इजराइल ने बीती रात भले ही गाजा में टैंक लेकर धावा बोला और लौट आया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल टालने पर रजामंद हो गया है। यह ऑपरेशन इस हफ्ते के आखिर तक के लिए टाला गया है ताकि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सके। आइए देखते हैं कि अमेरिका के कितने सैनिक कहां पर मौजूद हैं। बहरीन में 12 बेस है, 3,731 सैनिक वहां पर हैं। कुवैत में 10 बेस हैं, 2,169 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में 10 बेस हैं, 381 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ओमान में 6 बेस अमेरिका ने बना रखे हैं, 23 सैनिकों की मौजूदगी है। सीरिया में 4 बेस हैं, 600 सैनिक वहां रहते हैं अमेरिका के। यूएई 3 बेस हैं यहां पर और 195 सैनिक वहां पर अमेरिका के हैं। जॉर्डन में 2 बेस हैं और 254 सैनिक वहां पर अमेरिका के हैं। मिस्र में 1 बेस सिर्फ है अमेरिका का और वहां पर 269 सैनिक रहते हैं। पेंटागन के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में मिडिल ईस्ट में कुल 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अपने इन्हीं हजारों सैनिकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने तक अमेरिका ने इजराइल से जमीनी जंग न शुरू करने को कहा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने सैनिकों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए अमेरिका करीबन 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि जब से इजराइल हमास की जंग शुरू हुई है तब से ईरान समर्थित आतंकी संगठनों की ओर से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर 13 हमले हो चुके हैं। सीरिया में एक हमले में अमेरिका के 2 दर्जन सैनिक घायल हुए। इराक में एक अन्य हमले में 10 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए। Between October 17th and the 24th, U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. यानी इजराइल जितनी ज्यादा बमबारी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका इजराइल को यह समझाने में सफल रहा है कि जब तक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ना पहुंच जाए तब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ना करे। इसलिए इजराइल ने फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन से पहले आधी रात को टैंकों के जरिए टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन किया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।